सभी लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं इस आरएसआई के शॉर्ट कोर्स यानी कि मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास में हम आरएसआई को बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आरएसआई को आप अपनी रोज़मर्रा की ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। अनकन्वेंशनल कंसेप्ट्स क्या है आरएसआई में, सिर्फ 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात नहीं करेंगे। आप ये ओवरसोल्ड सिग्नल को, ये ओवरबॉट सिग्नल को, ये 70 के लेवल्स को, ये 30 के लेवल्स को किस तरह से अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आपको एक एज मिल सकती है, किस तरह से मार्केट्स के और लोगों से हट के आप काम कर सकते हो। अब जब आपको रिजल्ट चाहिए हटके, तो आपको चीज़ें भी हटके करनी पड़ेगी। तो इस प्रोग्राम के दौरान हम आरएसआई को बहुत नज़दीकी से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है मेरे गुरु के लिए। मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर एंड्रू कार्डवेल। उनके पैशन, उनका जोश, उनका जज्बा आरएसआई के लिए ही मुझे प्रोपेल करता है आरएसआई के पीछे काम करने के लिए। इस प्रोग्राम में मैंने जो भी इनोवेशंस की है, जो भी फाइन ट्यूनिंग की है, इस प्रोग्राम में मैंने आरएसआई को जैसे भी समझा है, जितना भी समझा है, सब उनके पैशन से ही समझा है। तो एंड्रू कार्डवेल जो आरएसआई के अथॉरिटी है, उनसे मैंने डायरेक्ट आरएसआई सीखी थी। लेकिन हालांकि ये प्रोग्राम उनका प्रोग्राम नहीं है, ये मत समझिएगा कि जो उनके वेबसाइट पे जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है वो ये वाला प्रोग्राम है। नहीं, ये मेरा प्रोग्राम है जो मैंने अलग तरह से क्यूरेट किया है। हाँ, मैं ऑफ कोर्स उनसे इम्प्रेस्ड जरूर हूँ, उनके पैशन से इम्प्रेस जरूर था। तो दिस प्रोग्राम इज ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू माई मेंटर, टू माई गुरु एंड्रू कार्डवेल। अगर आज वो होते तो मुझे पूरा भरोसा था कि आरएसआई के इस प्रोग्राम को देखकर वो आज जरूर मेरी पीठ थपथपा दे। तो हम क्या सीखेंगे इस प्रोग्राम में, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद डीप डाइव होता है कंसेप्ट्स में। सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। अब आपने बहुत जगह सुना होगा और आप लोगों में से बहुत लोग ये सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी जहाँ पर लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। क्या इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं कि नहीं होते, आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपके दिमाग से थोड़ा सा जो जंक है, थोड़ा सा जो कचरा है वो निकालेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हम आरएसआई को समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसआई एक्चुअली है क्या, क्यों आरएसआई ऐसा है, क्या है आरएसआई में, समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। देखिए, मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को नंबर दे रखा है और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान मैंने 20 कॉन्सेप्ट्स आरएसआई के आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो पहले हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स को देखेंगे कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स क्यों होते हैं, क्यों आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है तो क्या होता है, उसके पीछे की रीज़न क्या है। फिर हम न्यूट्रल जोन डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि न्यूट्रल जोन जो होता है, जो न्यूट्रल जोन कैसे डिटरमाइन होता है आरएसआई में, क्या होता है जब आरएसआई न्यूट्रल जोन पे आती है। फिर हम पुल बैक्स की बात करेंगे कि प्राइस पुल बैक, आरएसआई पुल बैक में क्या सिमिलैरिटी है, कहाँ तक पुल बैक आना चाहिए, कैसे पुल बैक्स को ट्रेड करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कि ये जेन्युइन पुल बैक है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें भी हम 3-4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेंड डिटर्मिनेशन यूजिंग आरएसआई, टाइमिंग एंट्रीज एंड एग्जिट्स यूजिंग आरएसआई, the mega levels on RSI, trend exhaustion signals, the momentum surge on RSI, new trend beginning signal। तो यहाँ पर देखिए सब ट्रेंड से रिलेटेड, राइट, कि कैसे आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कैसे आप अपनी एंट्रीज को टाइम कर सकते हो उस ट्रेंड में, कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, कैसे आपको पता चलेगा कि नई ट्रेंड की बिगिनिंग हो रही है। अब ये सब आप आरएसआई को इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं सर, ये आरएसआई को इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन पे तो हम लोगों को ध्यान देना ही है, लेकिन ये आरएसआई को भी इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। देखेंगे कैसे, इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। फिर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिग्नल है आरएसआई में, अगर आप बात करो डाइवर्जेंस, और मेरा नहीं, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का सबसे फेवरेट सिग्नल है डाइवर्जेंस। लेकिन
बहुत दुखित होकर कहना पड़ता है कि ये जो डाइवर्जेंस सिग्नल है इसको लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं, बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है और उनको कैसे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ डाइवर्जेंस ट्रेड करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉस सेटअप जिसे मैं बोलता हूँ, वेरी हाई एक्यूरेसी डाइवर्जेंस सेटिंग ट्रेडिंग करेंगे। हाई क्वालिटी डाइवर्जेंस कैसे फिल्टर करें कि ये डाइवर्जेंस सही है कि नहीं है, ये डाइवर्जेंस अच्छा है कि नहीं है, किस डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेना है, किस डाइवर्जेंस को छोड़ देना है, वो हम देखेंगे। फिर हम हिडन डाइवर्जेंस और रिवर्सल की बात करेंगे। भाई आपने सुना ही होगा, हिडन डाइवर्जेंस भी एक कंसेप्ट है जो मिस्टर एंड्रू कार्डवेल का ही निकाला हुआ कंसेप्ट है। उन्होंने ही सबसे पहले हिडन डाइवर्जेंस चीज जो नाम की चिड़िया है उसको, हिडन डाइवर्जेंस नाम की जो चिड़िया है वो एंड्रू कार्डवेल ने ही खोजा था। उसे रिवर्सल भी कहते हैं, हिडन डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो देखेंगे कैसे हम हिडन डाइवर्जेंस खोज सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आरएसआई के थ्रू और कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस दोनों को कैसे मिक्स करेंगे, दोनों को कैसे मिक्स करेंगे। हाई क्वालिटी रिवर्सल ढूंढना है हमें, कैसे हम हाई क्वालिटी रिवर्सल ढूंढ सकते हैं, रिवर्सल फेलियर कैसे होता है ये देखेंगे। तो देखिए कई बहुत सी कॉन्सेप्ट, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं आपको इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जब हम और एक एक करके जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तब आप देखोगे कि आपने आरएसआई को कभी ऐसे ना सोचने की क्षमता रखी है, ना कभी आपने सोचा है कि एक इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर इस तरह से काम भी कर सकता है। फिर हम आरएसआई एमएफटी, ये आरएसआई विद एमएफटी है, वो हम यूज करेंगे। ये एमएफटी क्या है हम आगे जाके बोलेंगे। वेरी लो रिस्क एंट्रीज, एकदम आरएसआई को यूज करके लो रिस्क एंट्रीज आप कैसे ले सकते हैं, जहां पर आपका रिस्क बहुत कम हो। अपनी एंट्रीज को टाइम कैसे कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। आरएसआई विद ट्रेंड लाइन ये देखेंगे। और फाइनली आरएसआई विद वीवैप। ना ये जो है ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है जिसे हम आरएसआई को स्कैल्पिंग के लिए यूज करेंगे। आप देखिए, आप आरएसआई को स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे, आप आरएसआई को ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो डेली वीकली चार्ट पे। तो बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है, बहुत ही वर्सेटाइल इंडिकेटर है, और मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोग्राम के दौरान कि किस तरह से इस इंडिकेटर को आप एक अलग तड़का, एक अलग नमक, एक अलग मसाले के साथ अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले जो सवाल वो आता है कि क्या इंडिकेटर्स लैगिंग है, आर इंडिकेटर्स लैगिंग, राइट। तो देखिए हम सब रिटेल ट्रेडर हैं, हम सब रिटेल ट्रेडर हैं, और हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रेडिंग के लिए, हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन डिराइव करना होता है ट्रेडिंग के लिए, वो हम चार्ट से ही डिराइव करते हैं। हम चार्ट देख के ही डिराइव करते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन का चार्ट आप देखो, चाहे आप डेरिवेटिव्स का देखो, चाहे आप इंडिकेटर का देखो, राइट। अगर आप प्राइस एक्शन को देख रहे हो तो आप वो कैंडल स्टिक्स को देख रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे हो, डेरिवेटिव्स को देख रहे हो तो ऑप्शन का डेटा देख रहे हो, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, इंडिकेटर्स देख रहे हो तो आरएसआई देख रहे हो, स्टोचैस्टिक्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। एक चीज आपको ये समझना है कि अगर प्राइस एक्शन में कोई सिग्नल बनता है, या कोई ऑप्शन में सिग्नल बनता है, या कोई भी इंडिकेटर में जो सिग्नल बनता है, वो सिग्नल कौन बना रहा है, वो सिग्नल कैसे बना। तो जरा आप सोचो कि अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं कि ये सपोज कोई सपोर्ट एरिया है और प्राइस जो है इस सपोर्ट पे आके बाउंस कर रही है, इस सपोर्ट पे आके बाउंस कर रही है, राइट, और इस सपोर्ट पे आके दो जगह बाउंस की। तो अब यहां पर ये सपोर्ट पे आके बाउंस करेगा, ये सपोर्ट पे आके बाउंस करेगा, तो मेरे भैया ये बाउंस करने के बाद ही ना हमें पता चलेगा कि ये सपोर्ट से बाउंस किया है ना। तो ये सपोर्ट पे बाउंस होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये आपके बाई ऑर्डर से तो बाउंस नहीं हुआ, ये किसी और के बाई ऑर्डर से बाउंस हुआ है, यहाँ पर भी किसी और के बाई ऑर्डर से बाउंस हुआ है। या अगर सपोर्ट टूट जाए, ये टूट गया अगर सपोर्ट समझो, तो ये जो सपोर्ट टूटा है ये आपके सेल ऑर्डर से तो नहीं हुआ है, और ये टूटने के बाद ही तो आपको पता चल रहा है कि सपोर्ट टूट गया। तो यहां पर जिसने ट्रेड किया, जिसने ये सिग्नल जनरेट किया,
आप उसको फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर जिसने ट्रेड किया, जिसने ये सिग्नल जनरेट किया, आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो क्या ये सिग्नल जनरेट हुआ, तो क्या ये ट्रेड होने के बाद हमें पता चल रहा है? ट्रेड होने के बाद पता चल रहा है ना सर कि ये ट्रेड हो गया। तो क्या अब आप क्या बोलोगे कि प्राइस एक्शन लैगिंग है? क्योंकि भाई किसी अगर बड़े प्लेयर ने बड़े मनी, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, या जिसे हम बड़ा प्लेयर कहते हैं, जिसे हम HNI कहते हैं, जिसे हम FI कहते हैं, जिसे हम DII कहते हैं, जिनके पास अनलिमिटेड मनी होता है, वो ट्रेड करते हैं, वो सिग्नल जनरेट करते हैं और हमें ये सिग्नल पता चलता है। और क्या ये सिग्नल लैगिंग है कि नहीं है? फिर भाई उनके ट्रेड करने के बाद ना पता चला हमें कि ये सिग्नल बना है, तो ये सिग्नल लैगिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना लैगिंग। उसी तरह से डेरिवेटिव डेटा में जब आप OI देखते हो कि किसी स्ट्राइक पे कोई OI कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, अगर आप समझो 18,000 की पुट में बहुत ज़्यादा चेंज इन OI हुआ है, वहाँ पर OI कॉन्सेंट्रेटेड है। 19,000 के कॉल में बहुत ज़्यादा चेंज इन OI हुआ है और OI कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वहाँ पर वो ट्रेड हो चुका है, वहाँ वो पोजीशंस बन चुकी है। उसके बाद आपको पता चल रहा है ना सर कि वहाँ पोजीशन बनी है, वहाँ ट्रेड ले लिए गए हैं। तो क्या वो डेटा क्या लैगिंग डेटा नहीं हुआ? राइट, इंडिकेटर में ओवरबॉट ओवरसोल्ड होने के बाद आपको पता चलता है कि ओवरबॉट हुआ या ओवरसोल्ड हुआ है, तो क्या वो डेटा लैगिंग नहीं है ना? तो सर सब जितने भी डेटा आप फॉलो करते हो मार्केट में, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो OI हो, चाहे वो इंडिकेटर हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉलो करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन लैगिंग होती है। वो इवेंट हो चुका होता है, किसी ने ट्रेड कर लिया होता है, किसी ने पोजीशन बना ली होती है, तो आपके पास जो डेटा आता है वो ऑलरेडी एक लैगिंग डेटा होता है। कभी भी आप किसी भी स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी भी आप किसी बड़े प्लेयर के साथ में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ उनको फॉलो कर पाओगे। और फॉलो कैसे करोगे? उनके ट्रेड के बाद फॉलो कर पाओगे। तो हमें क्या करना है सर? आपने तो बताया सभी लैगिंग है, हमें अपनी एज ढूंढनी है। हमें एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारी स्टाइल को सूट करता है, राइट। तो चाहे वो इंडिकेटर का सिस्टम हो, चाहे वो डेरिवेटिव डेटा का सिस्टम हो, चाहे वो प्राइस एक्शन का सिस्टम हो, चाहे इन सब का मिक्सचर करके कोई सिस्टम हो, हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो हमारे लिए काम करता है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उस सिस्टम में आपको डालनी है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपको कोई भी सिस्टम आप यूज़ करो, चाहे इंडिकेटर वाला सिस्टम यूज़ करो, चाहे डेरिवेटिव्स वाला यूज़ करो, चाहे प्राइस एक्शन वाला यूज़ करो, ये रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो आपकी होनी ही चाहिए। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन निगोशिएबल है। चाहे आप लैगिंग डेटा यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लीडिंग डेटा यूज़ कर रहे हो, ये रिस्क मैनेजमेंट तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। हाँ, अब फिर सर लीडिंग डेटा कौन सा होता है? लीडिंग डेटा होता है कि कहीं से अंदर की खबर आपको पता चल गई कि भैया ये कंपनी की मैनेजमेंट जो है अपनी शेयर बेचने वाली है, ये कंपनी का बायबैक आने वाला है, इस कंपनी की रिजल्ट्स बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आपको ऐसे अंदर की डेटा पता चल गई, अंदर का डेटा अगर आपको पता चल गया, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, तभी आप एक लीडिंग इंडिकेटर, तभी भी आप पूरी तरह से लीड नहीं कर पा रहे हो मार्केट को, क्योंकि जब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, कुछ लोगों ने वहां पर अपने हाथ धो लिए होंगे, तो फ्रंट रनिंग बोलते हैं। तो सर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन इज अ लैगिंग इंफॉर्मेशन। तो एक काम करिए, ये लैगिंग लीडिंग वाले जो झगड़े हैं, ये जो लड़ाई है, ये जो डिबेट है, इसको छोड़ दीजिए। ये अपने काम का नहीं है। अपने को तो मार्केट में ट्रेड करना है, मार्केट में पैसा बनाना है। तो अगर कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करके पैसा बन रहा है तो बनाओ, कोई लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करके पैसा बन रहा है बनाओ, प्राइस एक्शन यूज़ करके पैसा बन रहा है, डेरिवेटिव डेटा यूज़ करके पैसा बन रहा है बनाओ। सर पैसा बनना चाहिए। ये सब जो
डिबेट में अपने अटक जाएंगे ना कि तुम ये यूज़ कर रहे हो, ये लैगिंग है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं लीडिंग है, मेरा सिस्टम सुपीरियर है, तुम्हारा सिस्टम इन्फीरियर है, ये अपना काम नहीं है सर, इससे पैसे नहीं बनेंगे, राइट। एक दूसरे को ब्लेम करना, या एक स्कूल, दो स्कूल, जैसे अलग अलग स्कूल होते हैं ना, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हमारे पास जो भी डेटा आता है सारे डेटा लैगिंग होते हैं। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पर इन सब डेटा को मिक्स करके हम ट्रेड कर सके। प्राइस एक्शन हमें समझना चाहिए इन डेप्थ में, डेरिवेटिव डेटा को भी समझना चाहिए, इंडिकेटर्स को भी समझना चाहिए, और इन सब अलग अलग जो तरीके हैं ट्रेडिंग के, इन सब के बेस्ट पार्ट्स को निकालना चाहिए, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और आप अपने एडवांटेज के लिए उसे यूज करिए, है ना सर। बिना मतलब के लड़ाई झगड़े में क्यों फंसे कि तुम्हारा काम नहीं करता, मेरा काम करता है, मेरा वाला बेटर है, राइट। तो ये नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। आरएसआई क्या है? तो आरएसआई को बनाने वाला बंदा मिस्टर जे वेल्स वाइल्डर जूनियर था। उन्होंने आरएसआई को उनकी एक किताब निकली थी, न्यू कंसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। 1978 में उन्होंने इस किताब को पब्लिश किया था। उसमें पहली बार उन्होंने आरएसआई की झलक जो है वो पूरे दुनिया के सामने रखी। और ये एक इंडिकेटर है या ये एक ऑसिलेटर है। अच्छा, इंडिकेटर और ऑसिलेटर में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ऑसिलेटर हम एक ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो बैंडेड होता है। बैंडेड का मतलब कि जिसका अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स जो सेट होता है। तो जैसे आरएसआई जो है वो 100 और 0 के बीच में काम करता है। तो आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो 0 से नीचे नहीं जाएगा, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट करता है, इसीलिए हम इसे ऑसिलेटर बोलते हैं। और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो नॉन बैंडेड होते हैं, जैसे कि मैकडी है, वो नॉन बैंडेड इंडिकेटर है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है, उसकी लेवल्स ऊपर नीचे की कहीं पर भी आ सकती है। तो आरएसआई एक ऐसा ऑसिलेटर है जो कि स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट को मेजर करता है। मतलब कि प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है, और किस स्पीड में चेंज हो रहा है ये भी मेजर करता है। ध्यान से सुनिए इस चीज को, यही आपका बेस है। अगर आप आरएसआई समझ जाओगे तो यही आपका बेस है कि नंबर 1 किस स्पीड से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है ये तो बताएगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि किस स्पीड से चेंज हो रहा है। तो अगर आपको स्पीड पता चल जाए तो आपका काम तो हो जाता है। अब अगर आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे 2 पहिया चला रहे हो, चाहे 4 पहिया चला रहे हो, चाहे 8 पहिया चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, रुकने के पहले आप क्या करोगे? स्पीड कम करोगे। कभी कभी अचानक में ब्रेक मार देते हैं, वो सिस्टम भी हम देखेंगे। आरएसआई हमें वो भी बता देता है कि ये भैया अचानक में ब्रेक मार दिया इसने, राइट। तो लेकिन नॉर्मल जनरली हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे स्पीड कम करते हैं, फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, है ना। पहले एक्सीलेटर से पाँव उठाते हैं, फिर ब्रेक टीपते हैं, फिर गियर डाउन करते हैं, तो धीरे धीरे रोकते हैं गाड़ी को। तो उसी तरह से प्राइस जब घूमेगी या प्राइस जब रुकेगी, कोई ट्रेंड जब रुकेगा तो उसके पहले उसकी स्पीड कम होगी। तो उस स्पीड को मेजर करता है आरएसआई। आरएसआई के ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत लोगों ने सेटिंग्स चेंज की है, बहुत लोगों ने उसके फॉर्मूला को तोड़ा मरोड़ा है, बहुत लोगों ने बहुत अलग तरह के सिग्नल लिए हैं। लेकिन मिस्टर एंड्रू कार्डवेल ने एक नया पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्रोड्यूस किया आरएसआई का। उन्होंने 2 चीज़ इंट्रोड्यूस करी। पहला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेंज रूल्स, दूसरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिवर्सल्स, राइट। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने आरएसआई में इंट्रोड्यूस की, बहुत सी चीज़ें आरएसआई में उन्होंने डिस्कवर की जो लोग जानते ही नहीं हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ों के पीछे पड़े हैं पागल की तरह, और उसको भी एकदम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मैंने भी आरएसआई पे काफ़ी रिसर्च की है, और मैंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था IFTA में, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है USA का। तो उनका एक जर्नल निकलता है जहाँ पर आप अपनी रिसर्च जो है उसको सबमिट कर सकते हो। तो मैंने भी आरएसआई पे एक रिसर्च सबमिट की थी कि किस तरह से आरएसआई बेटर
ट्रेंड और मोमेंटम को कैच कर सकता है। मतलब नॉर्मल आरएसआई जो हम यूज करते हैं उससे बेटर किस तरह से ट्रेंड और मोमेंटम को आरएसआई कैप्चर कर सकता है, उसके बारे में मैंने रिसर्च पब्लिश की थी IFTA में, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर टेक्निकल एनालिसिस, US कनाडा में। उन्होंने मेरे रिसर्च को सराहाया, मेरे रिसर्च को अपने जर्नल में पब्लिश किया और मुझे MFTA का खिताब दिया। सो आरएसआई जैसे मैंने कहा कि वर्सेटाइल है और उसको सही तरीका अगर आपको यूज करने का आता है तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वो काम करेगा। अब हम आरएसआई को पहले समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, ये हम नहीं समझेंगे। सिर्फ हमें एक चीज समझना आरएसआई में कि वो काम कैसे करता है। इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पर प्लॉट किया है। काम कैसे करना है हम लोगों को ये चीज समझना है। तो वो क्या करता है ना सर, एवरेज पहले यहाँ पर देखिए 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस RS। अच्छा, ये 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस RS इसीलिए किया गया है कि ये 0 और 1 के बीच में रहे। मेन चीज जो है वो ये है सर, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉसेस। अब इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए, यही सार है। RS जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हो और उसको बैंडेड कर देते हो तो यहीं पर ये एवरेज गेन बाय एवरेज लॉसेस क्या होता है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। RSI का डिफ़ॉल्ट पीरियड 14 होता है, राइट। 14 पीरियड डिफ़ॉल्ट होता है। 14 पीरियड क्यों लिया गया है, इसका कारण है हाफ ऑफ द लूनर साइकिल। मतलब कि एक महीने में लूनर साइकिल जो होता है 28 डेज का लूनर साइकिल होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, फुल मून से लेकर नो मून डे, राइट। फुल मून डे से लेकर नो मून डे तक 28 डेज होती है। ओके, इस 28 डेज का हाफ लूनर साइकिल लिया गया है 14 डेज करके। तो इसीलिए आरएसआई को 14 डेज आरएसआई हम यूज करते हैं, 14 दिनों के आरएसआई को हम यूज करते हैं। एवरेज गेन बाय एवरेज लॉसेस, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉसेस आरएसआई का फॉर्मूला होता है। ये एवरेज गेन क्या होता है और ये एवरेज लॉस क्या होता है इसको समझते हैं, इसमें मजा है। अब पहले एवरेज गेन को समझते हैं। अब हम लोगों ने कहा कि हम 14 पीरियड का आरएसआई लेंगे, राइट। 14 पीरियड का आरएसआई कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज गेन सर ये बोलता है कि पिछले 14 डेज के अंदर प्राइस जो है कितनी बार पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो समझिए पिछले 14 डेज के अंदर प्राइस जो है अगर 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुई होगी, या समझो 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये 8 बार जब पॉजिटिव क्लोज हुई है तो कितना गेन किया है हर बार में, राइट। कितना गेन किया है हर बार में उसका एवरेज निकाल लिया जाता है। आप समझो, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है कि कितनी बार पॉजिटिव क्लोज हुई है उसका एवरेज डिवाइड बाय कितनी बार नेगेटिव क्लोज हुई है उसका एवरेज। तो 6 बार नेगेटिव क्लोज हुई है। अगर 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुई है पिछले 14 दिनों में तो 6 बार नेगेटिव क्लोज हुई है पिछले 14 दिनों में, क्योंकि 14 दिन का हमारा आरएसआई का पीरियड है। तो यहां पर ये एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस निकाला जाता है कि एवरेज गेन कितना किया है प्राइस ने लास्ट 14 दिनों में, प्राइस ने एवरेज गेन कितना किया है डिवाइड बाय एवरेज लॉस कितना किया है। तो वो निकाला जाता है और उसके बाद उसको इस फॉर्मूला में डाला जाता है। तो ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है, ये जो नंबर आएगा ये 100 से 0 के बीच में नंबर आएगा। अगर एवरेज गेन ज़्यादा हुआ है, तो ये नंबर 100 के करीब जाएगा, और अगर एवरेज लॉस ज़्यादा हुआ है तो ये नंबर 0 के करीब जाएगा। तो समझने की ज़रूरत यहाँ पर क्या थी कि एवरेज गेन अगर आरएसआई की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, अगर आरएसआई की वैल्यू ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ही रहती है, आरएसआई अगर स्ट्रांग रहता है, इसका मतलब कि मार्केट में एवरेज गेन्स ज़्यादा हो रही हैं, प्राइस जो है वो एवरेज गेन ज़्यादा पोस्ट कर रही है। और अगर आरएसआई की वैल्यू ज़्यादा 0 के आसपास रहती है, ज़्यादा 0 के इर्द गिर्द रहती है,
इसका मतलब कि एवरेज लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर प्राइजेस जो है वो 100 के आसपास ज़्यादा रह रही है, एवरेज गेन ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अगर आरएसआई 0 के आसपास ज़्यादा रह रही है, एवरेज लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड है। सारा जो आरएसआई का सारा जो आरएसआई का ज्ञान जो है ना, सिर्फ इसी फॉर्मूला में है। इस फॉर्मूला को अगर तोड़ मरोड़ के ठीक से समझ लो तो आरएसआई को समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसीलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूं इस फॉर्मूला में। अपन सबको तो क्या है ना, खुजली होती है, जिसे मैं कहता हूं ना, चूल होती है कि कैसे जल्दी से बताए कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। बस कल से ही मैं कौन बनेगा करोड़पति मार्केट में खेलना शुरू कर दूंगा। वैसे नहीं बना के देगा पैसा सर। जब आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, जब आप जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो, वो उसके सिग्नल बनते हैं तो क्यों बनते हैं, जब आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो हो सकता है थोड़े समय के लिए मार्केट आपको जरूर पैसा दे, लेकिन जब मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स आएंगे ना सर, तो पटक पटक के मारेगी। और ऐसी जगह मारेगी ना कि सर दर्द तो हो रहा होगा लेकिन किसी को बता नहीं पाओगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फॉर्मूला को किस तरह से आरएसआई यूज़ करके अपनी रीडिंग्स बना रहा है। तो एवरेज गेन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आरएसआई की वैल्यू 100 के आसपास रहेगी, और अगर एवरेज लॉसेस ज़्यादा रह रहे हैं तो आरएसआई की वैल्यू जो है वो 0 के आसपास रहेगी, राइट। और अगर ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस अगर मोटा मोटी बराबर हैं, राइट, मोटा मोटी बराबर है, तो अगर समझिए जैसे मैंने आपको कहा कि 10 दिन अगर गेन होते हैं तो 4 दिन लॉसेस होती हैं, और तो ये स्ट्रॉन्ग, ये लगातार ये ऐसी चला, किसी दिन 10 दिन गेन हो रही है, किसी दिन 9 दिन हो रही है, फिर किसी दिन 11 दिन एवरेज गेन हो रही है। ये एवरेज तो हर 14 दिनों से चेंज होते जाएगा ना। अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, मतलब कि ना कि एवरेज गेन ज़्यादा हो रही है ना कि एवरेज लॉसेज ज़्यादा हो रही हैं, तो आरएसआई 50 के आसपास रहेगी, 50 के आसपास रहेगी, ठीक है। इसका मतलब आरएसआई साइडवेज रहेंगी, इसका मतलब ट्रेंड साइडवेज है। तो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ते हैं। अगर 50 के पास आरएसआई है तो आरएसआई है न्यूट्रल। अगर 50 से लेकर 0 के बीच में आरएसआई है तो आरएसआई हो सकता है बेयर। अगर 50 से लेकर 100 के बीच में आरएसआई है तो ट्रेंड हो सकता है बुल। 50 के इर्द गिर्द अगर आरएसआई है तो ट्रेंड होगा न्यूट्रल। अगर 100 के इर्द गिर्द आरएसआई है तो ट्रेंड होगा बुलिश। अगर 0 के इर्द गिर्द आरएसआई है तो ट्रेंड होगा बेरिश। इस फॉर्मूला से ये चीज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों को पता चल गया है कि नहीं। देखा फॉर्मूला कितना काम करता है। मैथ्स नहीं है, मैथ्स की बात तो कर रही नहीं है, मैथमेटिकली की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। आपको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्मूला आपको समझाना क्या चाह रहा है ना। बढ़ते हैं आगे। अब इस फॉर्मूला से, जैसे मैंने आपको कहा कि इस फॉर्मूला से कुछ चीज़ें हमें समझनी है, और इस फॉर्मूला को यूज़ करने के पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अगर आपके पास 250 डेटा पॉइंट्स नहीं है, अगर आप एक डेली आरएसआई देखते हो तो आपके पास पिछले 250 दिन का डेटा होना चाहिए। अगर आप आवरली आरएसआई देख रहे हो तो आपके पास 250 घंटे का डेटा होना चाहिए। अगर आप मिनट के आरएसआई देख रहे हो तो आपके पास 250 मिनट का डेटा होना चाहिए। मतलब 250 कैंडल्स, 250 प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की एक्टिविटी हो जानी चाहिए। तो मिनिमम 250 जो है हम लोगों को चाहिए डेटा एक्यूरेट आरएसआई नंबर्स के लिए। अरे ऐसा नहीं है कि 250 नहीं है तो बनेगा नहीं, 14 दिन 15 दिन के डेटा से भी आरएसआई निकल जाएगा, है ना, लेकिन वो डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 250 दिनों का डेटा हमें चाहिए, जो कि मोरलेस 1 साल का डेटा होता है, 1 ट्रेडिंग ईयर का डेटा होता है।
दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आरएसआई कैलकुलेट होता है ना फ्रेंड्स, वो क्लोजिंग वैल्यू पे होता है कि प्राइस ने कहां पर क्लोज किया, वो प्राइस की क्लोजिंग प्राइस लेता है। अब इस चीज पे ध्यान लगाइए, जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाए आरएसआई की वैल्यू सही नहीं है। तो अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो और डेली चार्ट पे अगर आप आरएसआई देख रहे हो और डेली चार्ट पे आप आरएसआई 2 बजे देख रहे हो, तो 2 बजे जो आरएसआई का डेटा दिखा रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस पे डेटा नहीं बना। क्लोजिंग प्राइस तो 3:15 बजे होगा, डेटा तो 3:15 बजे या 3:30 बजे आएगा। पिन पॉइंट अगर आपको आरएसआई का डेटा चाहिए तो वो क्लोजिंग होने के बाद ही होगा। तो अगर 1 घंटे का चार्ट अगर आप देख रहे हो, तो जब तक वो घंटा खत्म नहीं होगा तब तक आरएसआई की वैल्यू सही वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आरएसआई एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैलकुलेट करने में क्लोजिंग डेटा लेता है। 14 डेज ये तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, हाफ लूनर साइकिल होता है। और इंडेक्सेशन, जैसे कि आरएसआई इंडेक्सेशन का मतलब क्या कि आरएसआई को 0 और 100 के बीच में बांध दिया गया है। इंडेक्सेशन जो होता है वो हमें ट्रेंड डेरिवेशन का फायदा देता है। कैसे फायदा देता है, कैसे ट्रेंड डिराइव करता है, ये हम देखेंगे। तो ये आरएसआई के बारे में जो कुछ थोड़ी सी बातें आपको समझनी है एज एन इंट्रोडक्शन, और थोड़ी सी आगे जाके थोड़ा एडवांस लेवल की बात करते हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहां पर आप समझिए और ठीक से समझिएगा इस चीज़ को कि आरएसआई अगर मूव करता है तो आरएसआई की मूवमेंट जो होती है वो प्राइस के साथ लीनियर भी होती है और नॉन लीनियर भी होती है। अब सर ये क्या बता रहे हो यार, लीनियर नॉन लीनियर ये क्या बता रहे हो आरएसआई पे? मैं बताता हूं। देखो, जब आरएसआई लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रही है, जब आरएसआई ये 30 का लेवल से, राइट, अरे भाई कंफ्यूज मत हो, मैं आपके लिए हूं यहां पर, सब बताऊंगा आपको। जब आरएसआई 30 के लेवल से ऊपर जा रही है तो क्या हो रहा है, एवरेज गेन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब एवरेज लॉसेस से एवरेज गेन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहती है। अब ये जैसे 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 60-65 के आसपास पहुंचती है, जैसे ही ये 70 के आसपास पहुंचती है, तो यहां पर फ्रिक्शन आना शुरू होता है। फ्रिक्शन मतलब कि यहां पर आरएसआई को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जब लोअर लेवल से ऊपर लेवल पे जाती है तो आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 30 से जैसे 50 के ऊपर जाती है तो अगर प्राइस 1 रुपया चेंज होता है तो आरएसआई भी उसी प्रोपोर्शन में 1 रुपया चेंज हो जाता है, 1 पॉइंट चेंज हो जाता है। ये एग्जाम्पल है, मैथमेटिकली ये अलग नंबर्स रहेगा, लेकिन मैं जैसे आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आरएसआई जब नीचे के लेवल से, नीचे के स्तरों से 30 के लेवल से या 20 के लेवल से जब ऊपर जाती है तो एक रुपए अगर प्राइस बढ़ता है तो आरएसआई भी 1 पॉइंट बढ़ता है। ये नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे आरएसआई ऊपर की तरफ पहुंचती है, जैसे जैसे आरएसआई 60-65 के ऊपर पहुंचती है, ये रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। अब समझो आरएसआई पहुंच गई 70 के पास, और अब 70 से 71 तक ले जाने के लिए, अभी नीचे क्या हो रहा था, 30 से 31 ले जाने के लिए 1 रुपया अगर प्राइस में चेंज होगा और आरएसआई 30 से 31 चला जाएगा। अगर प्राइस में 1 रुपया चेंज होता है तो आरएसआई 30 से 31 चला जाता है। लेकिन जब आरएसआई 70 के आसपास हो या जैसे जैसे आरएसआई ऊपर जाता है, अब आप समझो कि आरएसआई 70 के आसपास है, तो अब हो सकता है कि आरएसआई को चेंज होने के लिए ज्यादा प्राइस मूवमेंट की जरूरत पड़े, ज्यादा प्राइस मूवमेंट होने की जरूरत पड़े। तो आप समझो कि समझिए 2 रुपए चेंज होगा तब आरएसआई 1 पॉइंट बढ़ेगा,
और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो 3 रुपए प्राइस में चेंज होगा, जब जाके आरएसआई 1 पॉइंट बढ़ेगा। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे आरएसआई ऊपर जाता है, जैसे जैसे आरएसआई 70 के आसपास पहुंचता है, 80 के आसपास पहुंचता है, जैसे जैसे 100 के आसपास पहुंचने जाता है, वैसे वैसे आरएसआई को ऊपर ढकलने के लिए ज्यादा प्राइस मूवमेंट की जरूरत होती है। उस समय छोटे प्राइस मूवमेंट से आरएसआई ऊपर की तरफ नहीं ढकेला जाएगा, ज्यादा बड़ा पुश चाहिए। उसी तरह से जब नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ जब आती है, तो देखिए जब ये 70 से नीचे गिरता है ना, तो 1 रुपया गिरा तो आरएसआई भी 1 पॉइंट नीचे गिरा, 2 रुपया गिरा तो आरएसआई भी 2 पॉइंट नीचे गिरा। लेकिन जैसे ही वो 30 के आसपास आने लग जाता है, प्राइस में ज्यादा गिरावट आने की जरूरत होती है आरएसआई को 30 से नीचे लेके आने के लिए। तो जब आरएसआई 70 के पास हो और 30 के पास हो, तो प्राइस को ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है, राइट। अब इसको थोड़ा उल्टा करते हैं और ये समझते हैं कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे आरएसआई है, अगर 70 के ऊपर आरएसआई है या अगर 30 के नीचे आरएसआई है, तो एक छोटा सा प्राइस चेंज भी आरएसआई की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली शिफ्ट कर सकता है कि नहीं। अगर अब मैं जानता हूं कि 70 के ऊपर अगर प्राइस आरएसआई है, तो यहां पर 10 रुपए की मूवमेंट प्राइस में होगी जब 1 रुपया आरएसआई बढ़ेगा, 1 पॉइंट आरएसआई बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर है या 80 के आसपास है, तो आरएसआई को उस लेवल पे रखने के लिए बड़ा प्राइस मूव चाहिए। और अगर बड़ा प्राइस मूव नहीं आ रहा है, तो आरएसआई तुरंत नीचे आ जाएगा। और अगर नेगेटिव प्राइस मूव आना शुरू हो गई, तो आरएसआई बहुत जोर से नीचे आएगा। उसी तरह से जब आरएसआई 30 के नीचे हो, तो बड़ा प्राइस डिक्लाइन चाहिए आरएसआई को 30 के नीचे रखने के लिए। अगर बड़ी प्राइस डिक्लाइन नहीं आ रही है, या समझिए वहां पर पॉजिटिव नंबर्स आने लग गए, तो आरएसआई एकदम जोर से ऊपर आएगा। सर इस डेटा का क्या मतलब है, ये डेटा हमारे क्या काम आएगा तभी बता रहे हैं, नहीं तो बिना मतलब की फोकट की ज्ञानबाजी करने की अपनी आदत नहीं है। तभी बता रहे हैं, ये आगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिग्नल आपके लिए बनेगा, तो इस डेटा को समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आरएसआई के फॉर्मूला के बारे में और आरएसआई के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिए। अब एक एक करके सिग्नल में आते हैं, चलिए।